मैं तकरीबन एक हफ्ता मीरा साहब के दरबार में पड़ा रहा। रोजाना हजारों की तादाद में अकीदतमंद दरबार में हाजिरी देने के लिए आते। लंगर भी बढ़ते, खैरात भी मिलती। मुझे किसी से एक जोड़ा कपड़े भी मिल गए थे। मैं जब यहाँ आया था तो मेरे जिस्म पर मैली सी पेंट शर्ट थी, अब शलवार कमीज। बेतहाशा बड़े हुए शेव से मेरा हुलिया भी बदल गया था। मैंने बच्चों के स्कूल बैग की तरह का एक बैग भी खरीद लिया था। नोटों और हेरोइन से भरा हुआ थैला उसमें डालकर मैं बैग को हर वक्त कंधे पर लटकाए रखता। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मेरे इस बैग में लाखों रुपए मालियत की हेरोइन और लाखों की नकद रकम मौजूद है। इतनी रकम पास होने के बावजूद मैं खैरात में मिला हुआ खाना खाता था। 2 दिन और वहां रहकर मैं 10 दिन के बाद दरबार से निकला। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अगर पहचान लिया गया तो वो लोग मेरी हड्डियों का सुरमा बना देंगे। मैं सिर्फ सेठ रमजान और होटल के 3-4 मुलाजिमों को पहचानता था। न जाने कितने लोग मेरी तलाश में होंगे। दिल को धड़का सा लगा हुआ था, जैसे कोई अचानक ही मुझे गिरफ्त में ले लेगा। एक तांगे वाले से जरा कुछ गहरी गपशप हो गई और फिर उसी के तवस्सुत से मुझे बागबानपुरा के करीब भोगीवाल के गुंजानाबाद इलाके में एक खोली किराए पर मिल गई। सिर्फ 150 रुपए महीना किराया था और मुझसे 2 महीने का किराया एडवांस लिया गया था। यह मकान बिल्कुल खंडर बन चुका था। सिर्फ यही एक कमरा काबिल इस्तेमाल था जो मुझे दे दिया गया। खंडर में एक तरफ बगैर छत का गुस्ल खाना भी था, जिसके सामने टाट का फटा हुआ पर्दा लटक रहा था। तांगे वाले से मेरी दोस्ती गहरी हो गई। जब वो तांगा बंद करता तो मेरे पास आकर बैठ जाता। उस खोली में रहते हुए मैंने बतदरीज अपना हुलिया तब्दील करना शुरू कर दिया। बेतहाशा बड़ी हुई शेव को खत बनवा कर बाकायदा दाढ़ी की सूरत दी। आंखों में भूरी शेड वाले कॉन्टैक्ट लेंस लगवा लिए और पैंट शर्ट भी पहनना शुरू कर दी। सिर्फ 20 दिन के बाद मैंने बागबानपुरा में ढंग का एक मकान किराए पर ले लिया और वहां मुंतकिल हो गया। सरवर तांगे वाला वहां भी मेरे पास आता रहा। पहले मैंने सोचा था कि भेस बदल कर शहर से निकल जाऊंगा, लेकिन फिर भागने का ख्याल जहन से झटक कर लाहौर में रहने का ही फैसला किया। कसूर में शुजा ने मुझे स्मगलिंग के धंधे में धकेलने की कोशिश की थी तो मुझे उस पर गुस्सा आया था। लेकिन अब यह बात मेरी समझ में आ रही थी कि जेब खाली हो तो इंसान को कुत्ते से भी ज्यादा हकीर समझा जाता है। पैसा जेब में हो तो सब झुक कर सलाम करते हैं। मेरे जैसा मैट्रिक पास नौजवान जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड न हो, उसे सरकारी महकमे में क्लर्की भी नहीं मिलती। मेरे पास दौलत आ गई थी। इसे मैं संभाल कर खर्च करता तो 2-4 दिन आराम से गुजार सकता था। लेकिन कब तक? मैंने सेठ रमजान को देख लिया था कि किस तरह वो बैठे बैठे रोजाना लाखों रुपए कमा रहा था। इस तरह रातों रात दौलतमंद बनने का राज मुझे भी मालूम हो गया था और मुझे इसका मौका मिल रहा था। थैले में मिलने वाली रकम 7.5 लाख रुपए थी और उतनी ही मालियत की हेरोइन भी थी। एक अच्छा स्टार्ट मिल सकता था। मैं कई रोज तक सरवर तांगे वाले का जायजा लेता रहा। मेरे ख्याल में वो काबिल एतमाद साथी बन सकता था। उसे एतमाद में लेने के बाद आखिरकार एक रोज मैंने उससे हेरोइन की बात कर ही थी और इस तरह मेरा हेरोइन का बिजनेस शुरू हो गया। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहा, कचोके लगाता रहा। मैं अपने ज़मीर को थपकियां देकर सुलाने की कोशिश करता रहा। बाज़ औक़ात उसे डांट भी देता। मेरा मुकाबला सेठ रमजान के गिरोह से था। इस गिरोह में बड़े बड़े जुगादरी किस्म के लोग थे। मुझे भी कुछ काबिल एतमाद और अच्छे आदमी मिल गए थे। शहर में और भी कई गिरोह ये घिनौना धंधा कर रहे थे, लेकिन सेठ रमजान के गिरोह से तो गोया मेरी ठन गई थी। सेठ रमजान को भी पता चल गया कि मैं कौन हूं और फिर वो खुलकर सामने आ गया। इस तरह हमारी गैंग वॉर शुरू हो गई। जहां जिसका दाव चलता वार कर गुजरता। इस गैंग वॉर में अब तक मेरा एक और सेठ रमजान के 2 आदमी मारे जा चुके थे। और फिर न जाने किस तरह सेठ रमजान को यह पता चल गया कि नजीर मोहम्मद नाजी यानी मैं कसूर पुलिस को कत्ल के जुर्म में मतलूब हूं। ये बात लाहौर पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस ने यह भी मालूम कर लिया कि 1.5 साल पहले अकबरी दरवाजे के करीब गंदे नाले से जो लाश मिली थी उसका कातिल भी मैं ही हूं। मेरे गिर्द पुलिस का घेरा तंग होता रहा। मैं रुपया पानी की तरह बहा रहा था। मेरे साथी भी मेरा साथ छोड़ते जा रहे थे। मैं बिल्कुल तन्हा रह गया और फिर एक रात पुलिस ने मेरे मकान को घेरे में ले लिया। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर भाग सका। मेरे लिए अब लाहौर में कोई जगह नहीं रही थी। मैं रातों रात वहां से भागकर सियालकोट गया। 2 दिन वहां रहा और फिर वजीराबाद चला गया, जहां स्टेनलेस स्टील की कटलरी तैयार करने वाली एक बड़ी फैक्ट्री में नौकरी कर ली। रिहाइश के लिए फैक्ट्री के करीब ही एक कमरा भी किराए पर मिल गया। इन सारे हंगामों में 4 आदमी मेरे हाथों मारे जा चुके थे। मुझे मफरूर दहशतगर्द करार दिया गया था और अखबारात में मेरी तलाश के लिए बड़े बड़े इश्तिहार छप रहे थे। मेरी गिरफ्तारी के लिए कई लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया था। उस इश्तिहार के साथ मेरी वो तस्वीर छप रही थी जो मैंने मैट्रिक के इम्तिहानी फॉर्म पर लगाई थी। उस तस्वीर और मेरे मौजूदा चेहरे में बड़ा फर्क था, इसलिए मुझे अपने पहचान लिए जाने का अंदेशा नहीं था। मैं 2 साल तक कटलरी के उस कारखाने में काम करता रहा। इस दौरान मैं लाहौर पर भी निगाह रखे हुए था।
सेठ रमजान ने मनशियात के धंधे में फिर अपने कदम जमा लिए थे। मैंने एक बार फिर लाहौर जाने का फैसला किया। इस मर्तबा मेरा इस किस्म के कारोबार का कोई इरादा नहीं था। मैं तो सेठ रमजान को सबक सिखाना चाहता था। जिसने मुझे बर्बाद किया था वो खुद कैसे फल फूल रहा था। लाहौर आने से पहले मैंने दाढ़ी साफ करवा दी, अलबत्ता मूछें बढ़ा ली। लाहौर आने के बाद 2-3 दिन तक मैं रमजान के होटल के आसपास मंडलाता रहा। बालों के बदले हुए स्टाइल और भारी मूछों की वजह से कोई भी मुझे पहचान नहीं सका। अपनी हिफाजत के लिए मेरे पास स्टेनलेस के ब्लेड वाला वो खंजर भी मौजूद था जो वजीराबाद की कटलरी फैक्ट्री में मैंने खुद तैयार किया था। इन 2-3 दिनों के दौरान मैंने बहुत सी बातें मालूम कर ली थी। उसकी गाड़ी कई रोज से खराब थी और वो रिक्शे पर आता जाता था, और ये कि वो रात 11 बजे के करीब होटल से उठ जाया करता था। उस रात वो 11 बजे के करीब उठने की तैयारी कर रहा था तो मैं वहां से हटकर एक रिक्शे के करीब जा खड़ा हुआ। चंद मिनट के बाद रमजान होटल से निकलकर सामने ही खड़े हुए एक रिक्शे पर बैठ गया। मैं अपने करीब खड़े हुए रिक्शे में बैठ गया और जेब से 100 का नोट निकालकर ड्राइवर के हाथ में थमाते हुए उससे कहा कि इस रिक्शे का पीछा करना है। ड्राइवर ने कोई सवाल नहीं किया। 100 के नोट ने उसकी जबान बंद कर दी। दोनों रिक्शे क्राउन चौक से ब्रांड रथ रोड पर और उससे आगे आकर मैकलोड रोड पर मुड़ गए। लाहौर के रिक्शों की एक खास बात यह है कि ये पीछे से बंद होते हैं और दाएं बाएं लगे हुए मजबूत स्प्रिंगों वाले दरवाजे भी बंद होते हैं। उसमें बैठा हुआ शख्स सामने तो देख सकता है, दाएं बाएं या पीछे नहीं। इस तरह रमजान ये नहीं देख सका कि उसका ताक़ुब किया जा रहा है। मॉल रोड उबूर करके रमजान वाला रिक्शा जैन मंदिर वाली सड़क पर आ गया। उस सड़क पर बाईं तरफ स्टेट बैंक और उससे आगे अकाउंटेंट जनरल के दफातर वाली बिल्डिंग है। दिन के वक्त तो उस सड़क पर अच्छा खासा ट्रैफिक होता है, लेकिन उस वक्त वहां सन्नाटा था। मैंने अपने ड्राइवर को हिदायत की कि एजी ऑफिस के करीब वो अपना रिक्शा आगे निकाल कर दूसरे रिक्शे को रोक ले। उसने ऐसा ही किया। रिक्शा रुकते ही मैं नीचे उतर आया। मेरे ड्राइवर ने किसी गड़बड़ का अंदाजा कर लिया था। मेरे उतरते ही वो वहां से भाग गया। मैं बिजली के कौंधे की तरह दूसरे रिक्शे की तरफ लपका। मेरे एक हाथ में खंजर था और दूसरे हाथ से मैंने दरवाजा खोल दिया। रमजान पहले तो मुझे पहचान नहीं सका, लेकिन जब मैंने उसे बाजू से पकड़कर रिक्शे से बाहर खींचा तो मेरी आवाज पहचान कर उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगी। मैं जानता था कि उसकी जेब में पिस्तौल मौजूद होगा, लेकिन उसका एक हाथ मेरी गिरफ्त में था और दूसरे हाथ में थैला जो गालिबन नोटों और हेरोइन की थैलियों से भरा हुआ था। रिक्शे का ड्राइवर भी शायद सूरत हाल को भांप गया था। उसने भी भाग लेने में ही आफियत समझी। रमजान ने जोरदार झटके से हाथ छुड़ाया और एक तरफ दौड़ लगा दी और फिर दीवार फांद कर एजी ऑफिस की बिल्डिंग के कंपाउंड में कूद गया। वो मदद के लिए चीख रहा था। मैं भी खंजर लहराता हुआ उसके पीछे लपका। वो बिल्डिंग की तरफ दौड़ रहा था। यही उसने गलती की थी कि वो इमारत के कंपाउंड में कूद गया था, जहां उसे बचाने वाला कोई नहीं था। सड़क पर दौड़ता तो शायद कोई उसकी मदद को आ जाता। उस बिल्डिंग का चौकीदार तो उस वक्त किसी कोने खुदरे में दुबका होगा। रमजान को मैंने इमारत के बरामदे में जा लिया। उसकी और मेरी दुश्मनी अगर हेरोइन के धंधे तक रहती और उसकी वजह से मेरा कारोबार तबाह भी हो जाता तो मुझे कोई अफसोस न होता। ये धंधा मैंने उसी के पैसे से तो शुरू किया था, लेकिन उसने तो मेरी जड़ें तक खुदवा डाली थी। पूरे शहर की पुलिस को मेरे पीछे लगा दिया था और अब तो मैं पूरे मुल्क की पुलिस को मतलूब था। रमजान गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन मुझे उस पर रहम नहीं आया। मैं उस वक्त दरिंदा बन गया था। आंखों में खून उतरा हुआ था। मैं उसके सीने पर खंजर के पै दर पै वार करता गया। वो चीखता रहा और फिर ढेर हो गया। मैंने उसके हाथ से थैला छीना और कंपाउंड वॉल की तरफ दौड़ लगा दी। दीवार फांद कर जैसे ही मैं सड़क पर आया, बाईं तरफ से पुलिस वैन सायरन बजाती हुई आ गई। उस तरफ थोड़ा आगे एक पेट्रोल पंप था और मेरा ख्याल है ये वैन वहीं खड़ी होगी और हम दोनों में से किसी के रिक्शे ड्राइवर ने यहाँ किसी मुमकिन गड़बड़ की इत्तला दे दी होगी। मैंने सड़क पार करके जैन मंदिर की तरफ दौड़ लगा दी और मंदिर के साथ एक तंग सी गली में घूम रहा था कि फजा फायर की आवाज से गूंज उठी। गोली मेरे बाजू के करीब से गुजरती हुई दीवार में लगी। थैला मेरे हाथ से छूट गया। मैं थैला उठाने को झुका। दूसरी गोली मेरे सर से चंद फुट ऊपर फिर दीवार में लगी। अगर झुकने में एक लम्हे की ताखीर हो जाती तो मेरे परखचे उड़ जाते। मैंने थैले का ख्याल छोड़कर एक तरफ दौड़ लगा दी। आगे तंग और तारीख गलियां थीं जो मेरे लिए अजनबी थीं, लेकिन मैं बहरहाल उन गलियों में दौड़ता रहा। मेरे पीछे भी दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो गालिबन 2 पुलिस वाले थे जो इन तंग और तारीख गलियों में मेरा पीछा कर रहे थे, लेकिन मैंने जल्द ही उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया। मैं उन गलियों से निकलकर एक कुशादा सड़क पर पहुंच गया और सड़क पार करके दौड़ता हुआ पार्क में घुस गया। बहुत वसी और इस पार्क था जिसका एक कोना चुबुर्जी के करीब वाली सड़क पर जा मिलता था। उस कोने में PIA का प्लानिटेरियम भी बना हुआ था और बच्चों की तफरीह के लिए एक जहाज भी इस्तादा था। उस पार्क के दाएं बाएं सड़कों पर कबाब के होटल थे जहां खासी रौनक थी। मैं मोहतात अंदाज में चलता हुआ चुबुर्जी से पहले गंदे नाले की पुलिया पार करके शामनगर में दाखिल हो गया। उस सड़क पर दोनों तरफ बंगला नुमा रिहायशी मकान थे। मैं कुछ आगे जाकर एक गली में मुड़ गया।
2 साल पहले जब मैं लाहौर में धंधा करता था तो मेरा एक आदमी शामनगर में भी रहता था। मुझे उसी के मकान की तलाश थी। मेरे पीछे एक रक्षा भी गली में मुड़ा। उसके हेडलैम्प की रोशनी से बचने के लिए मैं एक दीवार की आड़ में हो गया। मेरे पैंट और शर्ट पर रमजान के खून के धब्बे पड़ गए थे और मैं नहीं चाहता था कि कोई उन धब्बों को देखकर किसी शुबे में मुब्तला हो जाए। रक्षा एक मकान के सामने रुक गया। सिर्फ एक औरत उतरी थी। उसने किराया देने के लिए रक्षे के आगे आकर हेडलैम्प की रोशनी में पर्स खोला तो मैं उसकी शक्ल देखकर चौंक गया। वो रजिया थी, शुजा की बीवी। रक्षा वहीं से मुड़कर वापस चला गया। मैं दीवार की आड़ में खड़ा रहा। मुझे चाबियों की छनछनाहट और ताला खुलने की आवाज आई। मुझे समझने में देर न लगी कि रजिया इस मकान में अकेली रहती थी। वो अंदर चली गई तो मैं भी दीवार की आड़ से निकला और बड़ी आहिस्तगी से रजिया वाले मकान की दीवार से अंदर कूद गया। तकरीबन उसी वक्त अंदर बत्ती जली थी। मैंने बरामदे में पहुंचकर बड़ी आहिस्तगी से दस्तक दी। अंदर से रजिया की आवाज सुनाई दी, कौन है? और जवाब का इंतजार किए बगैर उसने दरवाजा खोल दिया। मैंने बड़ी फुर्ती से अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया। मेरे खून आलूद कपड़े और हाथ में खंजर देखकर रजिया के चेहरे पर दहशत सी फैल गई। उसने चीखने के लिए मुंह खोला तो मैंने तेजी से आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। कहा, अगर तुम्हारे मुंह से आवाज निकली तो खंजर सीने में उतार दूंगा। वैसे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं नाजी हूं। मैंने रजिया के मुंह से हाथ हटा लिया। वो अब भी खौफजदा सी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। उसने मुझे पहचान लिया। वो हकलाई, ये खून आलूद कपड़े, तुम्हारे हाथ में खंजर, ये सब क्या है? मैंने कहा, ये एक लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगा। घर में इस वक्त तुम्हारे अलावा और कौन है? वो बोली, कोई नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। रजिया ने दरवाजे का बोल्ट चढ़ाकर लॉक कर दिया। फिर बोली, जैन मंदिर की तरफ बड़ी जबरदस्त चेकिंग हो रही है। किसी को कत्ल कर दिया गया है और चारों तरफ पुलिस कातिल को तलाश कर रही है कहीं। वो खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, पुलिस को मेरी तलाश है। मैं इस तरफ अपने एक दोस्त की तलाश में आया था। इत्तेफाक से तुम्हें रिक्शे से उतरते देख लिया। रजिया मुझे कमरे में ले आई। उसकी कहानी भी खासी दिलचस्प थी। कसूर में पुलिस ने उसे भी शुजा के कत्ल में फंसाने की कोशिश की थी मगर कामयाब नहीं हुई। उसके 7-8 महीने के बाद वो अपना मकान बेचकर लाहौर आ गई। बहुत बड़ा मकान था जिसके उसे सिर्फ 8 लाख रुपए मिले थे। 2 लाख रुपए अलग रख कर 6 लाख उसने कौमी बचत अकाउंट में जमा करवा दिए, जहां से हर महीने तकरीबन 9,000 रुपए मुनाफे के तौर पर मिल जाते थे। वो सिर्फ मैट्रिक पास थी मगर मोहल्ले के एक किंडरगार्टन स्कूल में टीचर की जगह मिल गई। उसे नौकरी की जरूरत तो नहीं थी मगर लोगों की बातों से बचने के लिए उसे ये नौकरी करनी पड़ी। रजिया से मेरी मुलाकात तकरीबन 6 साल बाद हुई थी। इस अरसे में वो बहुत बदल गई थी। मैं रजिया के यहाँ 1 हफ्ता रहा। पहले तो मुझे शुबा हुआ कि वो मुझे पकड़वा न दे, लेकिन पुराने ताल्लुकात के नाते वो काबिल एतमाद साबित हुई। मोहल्ले वालों को उसने बताया कि मैं उसका कजन हूँ, चंद रोज बाद चला जाऊंगा। उसके यहाँ पड़ोस की खवातीन का आना जाना भी था मगर मैं कभी किसी के सामने नहीं आया। रजिया के तवस्सुत से मैं हालात से बाखबर था। अखबार भी मंगवा लेता। रमजान के कत्ल की खबर के साथ मेरा वो हुलिया भी शाया किया गया था जो रिक्शा ड्राइवरों ने पुलिस को बताया था और पुलिस ने मेरे बारे में एक राय भी कायम कर ली थी। अखबारात भी कुछ ऐसे ही नतीजे पर पहुंचे थे कि रमजान का कातिल नाजी है जो पुलिस को पहले ही कत्ल के कई मुकदमात में मतलूब है। एक अखबार ने तो ये सुर्खी भी लगाई थी, क्या शहर में दोबारा गैंग वॉर शुरू होने वाली है। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इस मर्तबा मैं जिस मकसद से लाहौर आया था वो पूरा हो चुका था और अब तो मैं यहाँ से भागने का रास्ता तलाश कर रहा था। अखबार में एक बार फिर मेरी तलाश के हवाले से 5 लाख रुपए इनाम वाले इश्तेहारात छपना शुरू हो गए थे। मेरे मैट्रिक की इम्तिहानी फॉर्म वाली पुरानी तस्वीर के साथ एक फर्जी खाका भी शाया किया गया जो रिक्शा ड्राइवरों के बताए हुए हुलिये के मुताबिक तैयार किया गया था। लेकिन मेरे चेहरे और उस खाके में जरा भी मुशाबिहत नहीं थी। उस खाके को मेरी तस्वीर नहीं, एक अच्छा कार्टून जरूर कहा जा सकता था। इस 1 हफ्ते के दौरान मैंने फिर दाढ़ी बढ़ा ली और मूछें साफ करवा दी। बालों का स्टाइल भी तब्दील कर लिया और फिर एक रोज मैंने लाहौर से निकलने का फैसला किया। रजिया भी मेरे साथ थी। प्रोग्राम तो ये बना था कि रजिया मेरे साथ कराची जाएगी और चंद रोज वहां रहने के बाद वापस आ जाएगी। लेकिन मैंने जो मंसूबा बना रखा था वो कुछ और था। यहाँ से तो मैं रजिया को इसलिए साथ ले जाना चाहता था कि मुझ पर कोई शुबा न करे। मेरे बारे में तो यही मशहूर था कि मैं अकेला हूँ और जब बीवी साथ होगी तो किसी किस्म का शुबा नहीं किया जाएगा। हम बस के जरिए मुल्तान पहुंचे, जहां एक होटल में कयाम किया। 2 दिन मुल्तान की सैर करते रहे। तीसरे दिन मैंने बड़ी होशियारी से रजिया के पर्स से सारी रकम निकाल ली और उसे होटल के कमरे में सोता छोड़कर रेलवे स्टेशन पहुंच गया, जहां कराची जाने वाली ट्रेन तैयार खड़ी थी। रजिया की अब मुझे जरूरत नहीं थी। मेरे गायब हो जाने से उसे होटल में परेशानी जरूर हुई होगी, लेकिन मुझे उसकी परेशानियों की क्या परवाह। मेरा कराची जाने का भी कोई इरादा नहीं था, इसलिए हैदराबाद स्टेशन पर ही उतर गया और वहां से उमरकोट आ गया, जहां मेरा दूर का एक अजीज रिहाइश पजीर था। मेरा ख्याल था कि उसे मेरी इन सरगर्मियों के बारे में कुछ मालूम नहीं होगा और मैं अपने आप को उसके साथ यहाँ सेट कर लूंगा।
उमरकोट पहुंचते ही सबसे पहले मैंने बस अड्डे के करीब ही फुटपाथ पर बैठे हुए एक हजाम से अपनी दाढ़ी साफ करवाई और अपने अजीज की तलाश में निकल खड़ा हुआ कि वो यहाँ से काम छोड़कर कुंडरी जा चुका है। फिर इस दौरान मेरी मुलाकात उस हसीन नागिन से हो गई जिसकी वजह से मैं इस वक्त मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। मैं अपनी कहानी सुनाकर खामोश हो गया। रात काफी गुजर चुकी थी। इसी तरह बातें करते करते मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो बेला मेरे पास नहीं थी। गार में अंधेरा कुछ बढ़ गया था। दहाने के बाहर सहरा में धूप चमकती नजर आ रही थी। मैंने एक बार फिर तारीकी में इधर उधर देखा, बेला दिखाई नहीं दी। मैंने हौले से उसे पुकारा मगर जवाब नहीं मिला। मैं उठकर गार के दहाने पर आ गया। दूर दूर तक सहरा की रेत चमक रही थी और लू के थपेड़े चल रहे थे। एक लम्हे को मेरे जहन में ये ख्याल भी आया कि बेला मुझे यहाँ छोड़कर भाग तो नहीं गई, लेकिन फिर इस ख्याल को जहन से झटक दिया। इस तपते हुए सहरा में सफर करना खुदकुशी के मुतरादिफ था। मैं दोबारा गार के अंदर आ गया और एक बार फिर बेला को पुकारा, लेकिन इस मर्तबा भी कोई जवाब न मिला। दफतन मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। जब हम बातें कर रहे थे तो जलती हुई मशल दीवार में टंगी हुई थी मगर अब तारीकी थी। और फिर अचानक ही मैं उछल पड़ा। बेला यकीनन काली की मूर्ति वाले गार में गई होगी। ये ख्याल आते ही मैं दीवार को टटोलता हुआ आगे बढ़ने लगा। पहले वो तंग सी दराड़ और फिर सुरंग से गुजरता हुआ आखिरकार मैं काली की मूर्ति वाले हॉल में पहुंच गया। वहां भी गहरी तारीकी थी। छत के सुराख से भी अब धूप नहीं आ रही थी। सूरज एक तरफ झुक गया था और धूप अब उस चट्टान के उस सुराख पर नहीं पड़ रही थी। मैं एक जगह पर खड़ा उस तरफ देखता रहा जहां मेरे ख्याल में काली की मूर्ति होनी चाहिए थी, और फिर मैं चौंक गया। उस तारीकी में भी काली की मूर्ति का हयूला दिखाई दे रहा था। दूसरे ही लम्हे मैं उछल पड़ा। मुझे यूं लगा जैसे मूर्ति ने बड़ी आहिस्तगी से दाएं बाएं हरकत की हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। जिस्म के मसाम पसीना उगलने लगे और गर्दन पर कींचवे से रेंगते हुए महसूस होने लगे। देवियों और देवताओं के बारे में पुरहौल से ख्यालात मेरे जहन में सर उभारने लगे और काली के बारे में तो बहुत सी पुरस्रार बातें मशहूर थीं। मूर्ति ने एक बार फिर हरकत की। मैं वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन उसी लम्हे मूर्ति ने तीसरी बार हरकत की तो मैं चौंके बगैर न रह सका। मैं गहरी नजरों से मूर्ति की तरफ देखने लगा और फिर बात मेरी समझ में आ गई। मूर्ति के पीछे कोई बहुत मध्यम सी रोशनी थी और वो रोशनी बहुत आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थी। मूर्ति के पसे मंजर में उस मुतहर्रक रोशनी से मुझे यूं लगा था जैसे मूर्ति हरकत कर रही हो। वो रोशनी बहुत मध्यम थी। बस शुबा होता था कि उस तरफ किसी किस्म की रोशनी मौजूद है। मैं चंद लम्हे अपनी जगह पर खड़ा गौर से उस तरफ देखता रहा और फिर दबे कदमों आगे बढ़ने लगा। न जाने क्यों मुझे शुबा होने लगा था कि बेला काली की इस मूर्ति के पीछे किसी जगह मौजूद है।